हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, अच्छा होना भी चाहिए। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो रात में जग करके बना रहा हूँ। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो क्या पता आपको टाइम भी मिल जाए, या कोई स्पेशल ऐप यूज़ करके आप टाइम भी पता कर सकते हैं कि कितने बजे वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। मैं बताना नहीं चाहता कितने बजे रिकॉर्ड किया गया, पर आप सोचो यार, अगर कोई आपके लिए वीडियो रात में जग के बना रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन 1 अनलॉक लगा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है जो सबसे ज़रूरी चीज़ें उनको खोला जाएगा। तो इसका मतलब ये होता आपने इंडिया में शिक्षा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है आपके लिए। तो आप जानो क्या है क्या नहीं, गवर्नमेंट क्या कहती है, आप तो समझदार हो। तो ठीक है, मॉल खुल गए हैं, धार्मिक स्थान खुल गए हैं, अब पूजा पाठ करो, पढ़ाई मत करो। जैसे कि आपकी जो इच्छा हो आप वो करो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पहले तो आप अपनी टॉपिक पढ़ो। पढ़े लिखे रहोगे तो आप कहीं भी अपनी कुछ ना कुछ अर्निंग करके लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या है कि लाइफ कैसे कटती हो आप उस समय जाके बताइएगा हमें, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे मैंने क्या बोला था, आप क्या कर रहे हो। चलिए, आज का टॉपिक जो है वो है पीरियाडिक ट्रेंड, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 पीरियाडिक ट्रेंड। ये पीरियाडिक ट्रेंड का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडिया, और उसके बाद एक और टॉपिक थी आयनिक रेडियस के बारे में बात किया था। तो आज कुछ और पीरियाडिक ट्रेंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत ही स्पेशल होगा, खासकर सीबीएसई बोर्ड के लिए। पर ईयर बोर्ड इससे 2-3 क्वेश्चन पूछता है। कुछ तो 5 मार्क्स के होते हैं, कुछ तो 1 मार्क्स के होते हैं, कुछ 3 मार्क्स के होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ अगर आप ये 2 वीडियो देख लेते हैं तो आपके 5 to 8 मार्क्स जो कंफर्म हो जाते हैं, और इस चैप्टर से ही आते हैं। ये कंफर्म इसी चैप्टर से आता है। अगर आपको ब्लूप्रिंट चाहिए तो आप डाउनलोड कर लीजिए सीबीएसई की गाइडलाइन पे जा करके, तो आपको पता चल जाएगा हाँ इस चैप्टर में जो आपका पीरियाडिक ट्रेंड है उसका कितना वेटेज है। तो ठीक है, आप वेटेज पता कीजिएगा, और मैं उस वेट को आपके झोले में डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और आप क्या करते हो, वीडियो को स्किप कर देते हो या ओपन कर दिए, हाँ मैंने तो देख लिया, सर को लगेगा हाँ व्यूज़ आ गए। यार सर का कुछ नहीं होगा, आपका जो होना होगा, मेरा जो होना है वो हो रहा है। लेकिन आप नहीं पढ़ोगे तो आपका बुरा होगा। इसलिए आप पढ़ाई करो मेहनत से और अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना, मुझे नहीं देना है। मैं तो आपके साथ गाइड करने भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं, सब्जेक्ट टीचर की गाइड लगेगी। तो आप तैयार हो जाओ और अपने आप पे निर्भर रहो, ना कि किसी टीचर पे या फिर किसी पेरेंट्स पे। तो चलिए, जो आज का पीरियाडिक ट्रेंड्स है उसमें हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी का। रिएक्टिविटी, आज का ये जो पीरियाडिक ट्रेंड है ये है आपका डी, ऑप्शन डी। सी तक हमने बात किया था, मतलब कि हमने एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडिया एंड आयनिक रेडिया के बारे में बात कर लिया था। रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी क्या है? रिएक्टिविटी का मतलब कोई एलिमेंट कितना रिएक्टिव है दूसरे एलिमेंट के प्रति, बॉन्ड बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, या फिर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। भाई साहब, इसके लिए भी देखिए, जैसे हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी आपको ग्रुप में पढ़ना है और पीरियड में पढ़ना है। ग्रुप में और पीरियड में पढ़ना है, पीरियड में। तो जो रिएक्टिविटी होती है ग्रुप में आप कैसे चलेंगे, ग्रुप में आप चलेंगे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ये होती है डिक्रीज करती है। और यहाँ पे जो पीरियड में होता है लेफ्ट टू राइट, क्या करती है? इंक्रीज करती है। एक्चुअली हम आपको बता देते हैं, पीरियड में, ग्रुप में भी तो वही कॉन्सेप्ट होगा। साइज छोटी होती है, न्यूक्लियस का होल्ड भी ज़्यादा होता है। अगर उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या रिलीज़ करना है तो बहुत दिक्कत होती है। चाहिए तो खींचता अपनी तरफ बहुत तेज़ी से है, या फिर उसमें क्या होती है, हलचल सी होती है, जिससे आप कह सकते हैं रैंडमनेस, इंट्रोपी एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब जो थोड़ा हाइपर हो जाता है, आपके लेवल पर नहीं है, तो हम लोग इंट्रोपी की बात नहीं करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं पहले पीरियड में। पीरियड में हमने कहा लेफ़्ट टू राइट बढ़ता है। ये तो आपका हो गया रट्टाफिकेशन, मैंने बहुत पहले बोल दिया था, को रटना नहीं, चीज़ों को समझना है। तो पीरियड में फिर हम उसी को लेते हैं, लीना बेवी का ना ओ फनी। चलो भाई साहब, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 1, 2, 2,
2 3 2 4 2 5 2 6 एंड 2 7। चलिए भाई साहब बात कर लेते हैं नियान की। हर बार हम इस पे गोला मार के छोड़ देते हैं। 2 8। एक्चुअली आपको पता है जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव या बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही पुअर रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों? रिएक्टिविटी क्या? एक्चुअली कोई एलिमेंट जो बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसका एक रीज़न होता है। जो सभी एलिमेंट्स होते हैं वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? आपने ऑक्टेट नियम पढ़ा था, ऑक्टेव रूल पढ़ा था, एक ऑक्टेट नियम रूल पढ़ा था, एक ऑक्टेव पढ़ा था। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जो सभी एलिमेंट होते हैं वे अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें चाहे इलेक्ट्रॉन देना पड़े चाहे लेना पड़े, लेकिन उसमें आपको 2 एक्सेप्शन बताए थे, हीलियम और हाइड्रोजन। ये लोग ऑक्टेट ना बना करके डुप्लेट बनाते हैं, मतलब इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाते हैं तो उन्हें ये मानते हैं कि स्टेबल है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए भाई साहब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 3 4 5 6 7। एक्चुअली देखिए अगर आपको अमीरी का भूत चढ़ जाए और आपका एक टारगेट, मुझे एक अच्छी सी कार चाहिए और उस कार की कुछ कास्ट हो, सपोज उस कार की कास्ट 8 लाख रुपए है, तो सोचो 8 लाख रुपए मतलब ये तो अमीरों में आता है। जब आपको ये कार मिल जाएगी थोड़ा सा आप स्टेबल मानेंगे अपने आप को। देखिए भाई साहब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 2 और इसके पास कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ये इनके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर इसके पास 1 है तो क्या ये एलिमेंट जो है चाल चुल ज़्यादा करेगा? वो चाहेगा कि ये बन जाए जल्दी से अमीर? नहीं, इसको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब ये जा कर के कहीं इसकी तरफ बढ़ पाएगा। लेकिन सोचो इसके बारे में, ये थोड़ा सा इससे अमीर है, मतलब ये इस तरफ बढ़ रहा है लेकिन उतना नहीं है। इसके बारे में सोचो, इसके पास तो 3 लाख रुपए समझ लो, तो ये अभी भी इसके पास नहीं है लेकिन उसके पास ही बढ़ रहा है इसके अपेक्षा। इसके पास 4 है, 5 है, 6 है, 7। इसकी बात करते हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। बस कितना चाहिए? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो ये ज़्यादा एक्टिव होगा ना कि ये ज़्यादा एक्टिव होगा। समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि ये जो है ऑक्टेट के कंप्लीट करने के पास है, ये ऑक्टेट के पास है, इसलिए रिएक्टिविटी उसकी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं जो रिएक्टिविटी होती है ना, अब देखिए अगर कोई एलिमेंट आपके पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, वो है तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 8 के पास है। सोचो अगर आप फर्स्ट आ रहे हो और स्कूल को टॉप करना चाहते हो तो आपके लिए थोड़ा आसान काम है, तो आप ज़्यादा नहीं मेहनत करोगे लेकिन ज़्यादा प्रेरित रहोगे। लेकिन जो बच्चा फेल होगा बार बार, क्या वो स्कूल टॉप करने का सपना देखेगा? नहीं। तो ये इनकी बात है, इनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है लेकिन बहुत कम है। इनके पास थोड़ी ज़्यादा तो इधर जाते हुए सबकी कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो रही? बढ़ रही है। तो जिसकी कैपेसिटी सबसे हाई होगी वो क्या करेगा? वो आसानी से ऑक्टेट पूरा कर लेगा, तो इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं, फर्स्ट एक ही। तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। चलिए भाई साहब इसमें देखिए क्या है। अगर हम आपको पिछला चीज़ रिकॉल करें तो एटॉमिक साइज़ क्या होगी? एटॉमिक साइज़ बढ़ रही है, एटॉमिक साइज़ ना। रेडियस क्या हो रहा होगा? रेडियस ये भी बढ़ रहा होगा। रिएक्टिविटी क्या हो रही है? विटी डिक्रीज कर। ऐसा क्यों? एक्चुअली आपने जब देखा था पिछला वीडियो, अगर आपने देखा होगा तो जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज़ बढ़ रही थी, ठीक है। साइज़ बढ़ने से क्या हो रहा था? उसका न्यूक्लियस का होल्ड भी उस पर कम हो रहा था। आउटर मोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन था उस पर न्यूक्लियस का होल्ड कम हो रहा था। इसलिए क्या होगा? जब उस पर होल्ड कम हो जाएगा तो न्यूक्लियस का उस पर इफेक्ट कम होगा। जब इफेक्ट कम होगा तो उसकी जो रिएक्टिविटी होगी, सॉरी यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी? ऑलरेडी घट जाएगी। भाई साहब जब वो मेन मालिक ही ढीला पड़ जाए तो क्या कोई चीज़ अच्छे ढंग से चल पाएगा? सोचो आपके प्रेसिडेंट हैं, पीएम हैं, देश को चलाना है।
अगर वही ठंडे पड़ के बैठ जाए तो क्या देश चलेगा अच्छे से? नहीं ना। तो जब न्यूक्लियस का होल्ड ही इस पर जाकर के ख़त्म होने लगता है या कम होने लगता है तो रिएक्टिव कहाँ रह गया? किसी को कहाँ प्रेरित करेगा कि आप इलेक्ट्रॉन ले लो बाहर से या फिर किसी से बॉन्डिंग बना लो? ऑलरेडी इसकी साइज़ भी बड़ी हो रही है। तो यही रीज़न होता है, यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है? घट रही है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा? लिथियम का सबसे ज़्यादा, फिर आपका सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम तो आपका रेडियो एक्टिव, इसलिए इसमें हम किसी ऑर्डर में कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो आपको रिएक्टिविटी समझ में आ गई होगी। दूसरे ग्रुप में भी आप जाएंगे तो इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह से रिएक्टिविटी का ऑर्डर समझ गए होंगे। चलिए बात करते कुछ अगले टर्म के बारे में जो कि पीरियडिक ट्रेंड के अगले टॉपिक्स होंगे। तो इसके लिए आपको फटाफट स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेनी है। अगला जो पीरियडिक ट्रेंड्स है वो हमारा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब कि ये हमारा ऑप्शन है डी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। डी सॉरी ई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। चलो भाई साहब, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होती है हम कह सकते हैं। अब हम डायरेक्टली निकालेंगे, रूल आपका वही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगर ये साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपको पता क्या है? साइज। अगर हम ग्रुप की बात कर लें और अगर हम पीरियड की बात कर लें तो आप सबको पता है ग्रुप में साइज़ क्या होती है? टॉप टू बॉटम साइज़ क्या होती है? इंक्रीज़ करती है। इसका मतलब क्या होगा? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज़ करेगी। पीरियड में बात करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। तो साइज़ क्या हो रही? बढ़ रही है, सॉरी साइज़ घट रही, इसलिए रिएक्टिविटी क्या होगी? आपकी इंक्रीज़ करेगी। चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली देखने का प्रयास करते हैं। तो वही एग्जांपल फिर से लेते हैं क्योंकि यही एग्जांपल आपको बार बार बोर्ड में दिए जाते हैं, तो हम वही ले रहे हैं सेकंड ग्रुप का, लीना वेवी का नाव फनी। इसकी बात तो हम करेंगे नहीं क्योंकि इसकी साइज़ सबसे बड़ी होती है। तो भाई साहब जो हम बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो इसमें तो आपने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए थे। इसका मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी का बढ़ना। मतलब कोई एलिमेंट जितनी तेज़ी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। कुछ की बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। चलिए देखते हैं, लिथियम की बात कर लेते हैं। ये तो 10 होता है भाई साहब, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सॉरी 7 8, फ्लोरीन 9। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8, ये भाई साहब क्या है? बैलेंस इसकी पूरी कंप्लीट, इसलिए ये कहीं पर भी कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना ही कोई इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। ये सब पुरानी बातें हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, कैसे करना है देखिए भाई साहब। अब आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूली इंक्रीज़ कर रहे हैं। इंक्रीज़ करने का मतलब ये 8 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा सोचो, ये बंदा क्या है? 8 के पास है, तो क्या ये ज़्यादा इच्छा रखेगा 8 बनाने को या फिर ये सब ज़्यादा रखेंगे? सोचो, इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको कितने चाहिए? इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इधर कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की? भाई साहब जो अमीर बन चुका है या अमीर बनने की तरफ एकदम पीक पॉइंट पे है उसकी ज़्यादा ख्वाहिश होगी, या जो बंदा पहले से गरीब सड़क पर आया कटोरी लेके वो अमीर बनना चाहेगा? कॉमन सेंस लगाओ। तो आप कहोगे भाई साहब जो ज़्यादा अमीर है उसको तो अमीर बनने में टाइम नहीं लगेगा और बड़ा अमीर बन जाएगा, लेकिन जो कटोरी वाला उसको तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो उसकी इच्छाएं क्या होंगी? कम होंगी। तो यही जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यही इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ये होगा सबसे ज़्यादा किसका? फ्लोरीन का। ठीक है,
आपको बात समझ में आ गई क्यों हो रहा है। फिर नाइट्रोजन का होगा, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन। तो आपका जो फ्लोरीन का ये सबसे ज़्यादा होता है। ये आपको सीरीज याद रखनी है। याद रखने के लिए ट्रिक बताया था लीना-वेवी का नाउ फनी। तो उस तरह से आप रिएक्टिविटी का भी सीरीज याद रखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी सीरीज याद रखें। ग्रुप में यही चीज़ होती है। एग्जाम्पल सीधा लिख देते हैं, तो एग्जाम्पल लिखते हैं। और अगर आपको बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो हमने यहाँ लिख दिया डायरेक्टली साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, साइज बढ़ती है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। तो जैसे कि हम ले लें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। या फिर आप ले लीजिए बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये तो आपका रेडियो एक्टिव, इसको लेंगे नहीं। इस तरह से आप किसी भी ग्रुप में ले सकते हैं। ग्रुप के नंबर्स, जो ग्रुप के एटम्स हैं, उनको याद करने के लिए हमने आपको पहले से ही ट्रिक बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट से, आपको मिल जाएगा कैसे ये सारे एलिमेंट्स को हम याद करते हैं। चलिए, तो हमारा अगला भी जो पीरियोडिक ट्रेंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं, मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। अब आपको सीधा सीधा उस चीज़ के फार्मूले पे कॉन्सेप्चुअल नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपको आंसर करना सिखाएंगे। आपको कुछ नहीं याद रखना है। एफ आ गया मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, भाई साहब, जो मेटालिक कैरेक्टर होता है उसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उसका उल्टा होता है। तो चलिए एक कोई पढ़ते हैं, दूसरा अपने आप आ जाएगा। जो मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, उसकी बात कर लेते हैं। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब क्या है यार, इतनी बातें तो हमने लिख दी, पर अभी आप तक ये नहीं समझ में आया ये मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर से क्या फ़ायदा है, या फिर इसे निकालने से हमें क्या दिक्कत होने वाली है, क्या दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे हमने कहा जो मेटालिक कैरेक्टर होता है, किसी जो एलिमेंट का मेटालिक प्रॉपर्टी है, मेटालिक कैरेक्टर कौन सा ज़्यादा अच्छा मेटल है। तो ज़्यादा अच्छा मेटल का मतलब आप ये नहीं बोलोगे गोल्ड होता, नहीं, इसका तो कॉस्ट ज़्यादा होता है, मतलब इसकी जो कीमत होती है वो ज़्यादा होती, ना कि ये अच्छा मेटल है। अच्छा मेटल होने के लिए उसकी क्या होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी बहुत कम होनी चाहिए। तो अभी आपको आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, तो मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। बट इतना आप जानते रहिएगा कि जो मेटालिक कैरेक्टर हो साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि अगर साइज़ बढ़ेगी किसी एलिमेंट की तो क्या होगा, उसका न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा। जब न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे। आसानी से निकलने का मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी। तो चलिए आपको क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, साइज़ देखना है। सेकंड ग्रुप में देख लेते हैं या फिर थर्ड ग्रुप में, थर्ड बी में देख लेते हैं। इसका है बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। आपको क्या पता है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं किसी ग्रुप में तो क्या हो रही, साइज़ बढ़ रही है। यहाँ जाने पे क्या होगा, देखिएगा साइज़ इंक्रीज़ कर रही है। रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा होगा, साइज इंक्रीज़ किया, रेडियस इंक्रीज़ किया तो क्या हुआ होगा, तो आपका मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, हम एम सी लिख रहे, डायरेक्ट मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज़ करेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, तो ये डिक्रीज़ करेगा, आपको बताया था हमने। तो देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं पहले वाले कॉन्सेप्ट से साइज से आ रहे हैं। हमने डायरेक्टली लिख दिया, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। तो देखिए मेटालिक कैरेक्टर जो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर साइज बढ़ रही तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अगर साइज घट रही तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो चलिए देखिए, आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा। पहले ग्रुप को ले लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप को, फर्स्ट ए, इसका होता लिथियम,
सोडियम हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ये तो भाई सब रेडियो एक्टिव, इसको लेंगे नहीं। तो क्या हो रहा होगा, देख रहे हैं आप, लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहे बल्कि आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो साइज क्या हुई, साइज इंक्रीज़ की। तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हुआ, इंक्रीज़ किया। रेडियस क्या हुआ होगा, इंक्रीज़ किया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। आपको एक अच्छी चीज़ बताएं, पूरी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे अच्छा मेटल है वो है सीजियम। क्यों, क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है बहुत कम होती। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी साइज़ का जो मेटल है वो सीजियम है। सीजियम की साइज इतनी बड़ी होती है कि उस पर जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट सेल वाले, वो ना के बराबर होता है। ना के बराबर होने से उसे थोड़ी सी एनर्जी दी जाती है कि इलेक्ट्रॉन अपना सेल छोड़ करके भाग जाता है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं ऐसे मेटल जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है बहुत कम होती है वो अच्छे मेटल होते हैं। ठीक है, ये तो हमारे ग्रुप की बात हो गई। पीरियड में आपने देखा था, अभी तो हमने बार बार किया, पीरियड में क्या था, लीना बे बी का ना ओ फनी। साइज क्या हो रहा होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज का ऑर्डर, साइज देखिए कंटिन्यूली क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, साइज डिक्रीज़ कर रहा है। देखिए क्या हुआ, साइज डिक्रीज़ किया। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हुआ होगा, डिक्रीज़ किया। रेडियस क्या हुआ, रेडियस साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिक्रीज़ किया। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हुआ होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ किया। तो आपको पता है कि जब आप पी ब्लॉक में जाते हैं तो जो मेटल्स होते हैं उनके मेटालिक कैरेक्टर कम होने लगते हैं और नॉन मेटल की तरह बिहेव करने लगते हैं। कुछ तो आपके मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आपको मेटल नॉन मेटल चैप्टर में वो चीज़ें बताई गई हैं, आप नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो देखिएगा। तो इस तरह से देखिए आपने मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन कर लिया। एक लास्ट ट्रेंड बचता है जिसका नाम है आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को भगाइएगा नहीं, बिल्कुल आप बने रहिएगा। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सीखने वाले हैं, थोड़ा सा ट्रिकी सीखने वाले हैं। तो आपकी जो अगली हेडिंग है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। ये हमारा लास्ट है जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे कि कोई एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ठीक है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसको क्या करना होगा, एनर्जी देनी होगी, एनर्जी देनी होगी। अच्छा देखो, अगर ये लिथियम था, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और 1, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा तो क्या बनेगा, ये Li+ बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिलीज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब एनर्जी की वह मात्रा या ऊर्जा की वह मात्रा जो कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या फिर उस एटम में इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करने के लिए लगती है, उसे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आपको पता होगा आयन फॉर्मेशन, आयन फॉर्मेशन का क्या मतलब है, जब कोई आयन बनता है। आयन कब बनता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज कर दे या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, उस सिचुएशन में क्या बनता है, आयन बनता है। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जैसे कि देखिए बात कर लेते हैं हम लोग फ्लोरीन की, 2n7 होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है बाहर से तो इसमें क्या आ जाता है, एक माइनस से आ जाता है, फ्लोरीन माइनस। तो अब ये देखिए क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अभी ये आयन बना और इसने इलेक्ट्रॉन दिया था तब भी ये आयन बना था। दोनों सिचुएशन में आयन बन रहा है। तो इसमें देखिए 2 कंडीशन होती है, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और अगर इलेक्ट्रॉन को लेना है तो हमें एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ती है, एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ती है। और अगर एनर्जी रिलीज हुई, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ प्रोसेस, आप प्रोसेस बोलिएगा। और यहाँ पे एनर्जी दी गई, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस और रिएक्शन भी कह सकते हैं। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में बताया गया होगा। तो हम उतना नहीं बात करते, बस हमें थोड़ा समझाना था
तो आप देखिए भाई साहब, ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगती है या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करने के लिए लगती है, किन किन बातों पे डिपेंड करती है, आइए उस पर बात करते हैं। इसको हम इरेज करते हैं, आप फटाफट नोट बना लीजिएगा। उसमें दो बातें होती हैं। पहली बात क्या है, साइज। तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो कॉन्सेप्ट है, पहला क्या है, पीरियड, और दूसरा क्या है, ग्रुप। देखिए भाई साहब, पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इसमें कहाँ जाएंगे हम लोग, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो हम यहाँ से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब जिसकी साइज छोटी होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलिए, अगर आपको ये समझना ऐसा क्यों होता तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज एक छोटी सी कहानी हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहानी पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो 4 बच्चे हैं, या फिर आप 3 भाई 4 भाई हो, जो भी हो, 4 भाई समझ लो। पहला बच्चा आपका पढ़ता है, आपका नहीं, आप भाई हो तो आपका पहला भाई पढ़ता है कहाँ पे, डॉक्टर अशोक पब्लिक में, अकबरपुर में। दूसरा कहाँ पढ़ता है, फैज़ाबाद में। तीसरा पढ़ता है लखनऊ में, और चौथा पढ़ता है कानपुर में। सपोज कर लीजिएगा ये आपके फादर हैं, क्या हैं, ये आपके फादर हैं। तो फादर से जो पहला बच्चा था, ये सपोज लीजिए फादर है, कुछ दूरी पे यहाँ पे पढ़ रहा था। दूसरा बच्चा ये कहाँ पढ़ रहा था, AKPS में। दूसरा बच्चा जो था थोड़ी फादर से और दूरी पढ़ रहा था, कहाँ पढ़ रहा था, फैज़ाबाद में। तीसरा बच्चा क्या था, फादर से बहुत दूरी पे पढ़ रहा था, कहाँ पे, लखनऊ में पढ़ रहा था। चौथा क्या था, कानपुर पढ़ रहा था। तो जो फादर थे उनसे और भी दूरी पे। तो कॉमन सेंस लगाओ, समझिएगा, जो फादर जी हैं, पिताजी हैं, इनका इस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान होगा या इस बच्चे पे होगा, या फिर इस बच्चे पे या इस बच्चे पे। कॉमन सेंस लगाओ। जैसे AKPS वाला बच्चा है, इस अगर पिताजी देखें मार्केट निकले हैं किसी बिजनेस के सिलसिले में या कोई और काम से, तो बोले चलो बच्चे से दिखाते पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, फीस ही जमा कराते हैं। फीस जमा करने गए, बोले मेरा बच्चा कहाँ, उसे मिलवा दो। तो सोचो, बच्चे को डर होगा ना, उसके अंदर एक डर होगी कि पापा अगर यहाँ से एक रन मारेंगे, हम इधर उधर स्कूल से जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो वो इधर उधर नहीं करेगा। इधर उधर करने का मतलब क्या है कि इस बच्चे को अगर दूसरा बच्चा बोले यार चलो कहीं घूम आते बाहर, तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा। बोलेगा क्या पता हम सड़क पे जाए, सड़क पे पापा दिख जाए तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। दूसरा क्या है, जो फैज़ाबाद है, ये इससे थोड़ा कम डरेगा। क्यों? क्योंकि अकबरपुर से फैज़ाबाद की दूरी 60 किलोमीटर है। अगर 60 किलोमीटर डिस्टेंस है तो पिताजी यहाँ जाएंगे कम से कम 1 घंटे लगेगा। तो अगर इसे कुछ करना होगा, कोई इससे पास आया यार चलो थोड़ा बाहर, तो पहले तो कहेगा नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि क्या पता पिताजी कभी इधर आ जाए तो हाल पता ले ले तो पिटाई हो जाएगी, पढ़ रहे हो घूम रहे हो। तो फिर जब इसको थोड़ी सी एनर्जी दी जाए, मतलब इसको खिलाया पिलाया जाए, बहकाया जाए, तो ये कहेगा हाँ चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इस पे चलते हैं लखनऊ वाले पे। लखनऊ वाला कहेगा यार यहाँ से तो मेरे घर की दूरी 200 किलोमीटर है, 199 किलोमीटर के आसपास है, तो कहीं पिताजी अगर आएंगे भी तो कॉल करेंगे, तो घूमने कहीं जाना है, अगर कोई से आया यार चलो कहीं घूमने चलते, ये बच्चा खट से चला जाएगा ना। एक आध बार हिचकिचाएगा यार मैं पढ़ाई करने आया हूँ, मैं घूमने नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, वो खट से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करते हैं हम अगले बच्चे की, जो कि कानपुर है। तो कानपुर से आपके अकबरपुर की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है ना, 270 किलोमीटर। तो सोचो 270 किलोमीटर अगर पिताजी जाएंगे तो ज़रूर फ़ोन करेंगे और तुरंत नहीं पहुंचेंगे, कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो बच्चे को पिताजी का डर यहाँ पे बहुत कम होगा। कोई बोलेगा चल यार मूवी देखने, तो बोलेगा हाँ यार चल कोई दिक्कत नहीं, पापा आएंगे तो कॉल करेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं क्या, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं बोल देंगे फ़ोन पे। थोड़ा सा बाहर निकल के आ जाएंगे सिनेमा हॉल से, बता देंगे यार कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कट कर देंगे पापा हम कोचिंग में हैं, तो झूठ बोल के काम चला लेगा। देखो मेरा ये कहानी बताने का मतलब ये था, जब एटम की साइज़ बढ़ती है तो न्यूक्लियस 2 प्रकार के फोर्स लेते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहाँ पे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, जो इस न्यूक्लियस का इस पर फोर्स होता है। जब एटम की साइज़ छोटी होती तो ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है, लेकिन जैसे जैसे एटम की साइज़ बढ़ती है न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है वो कम होता चला जाता है। जैसे कि सपोज कर लो यहाँ पे इस तरह से फोर्स लग रहा था,
ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कर लो कितना हो जाएगा, 3 बार कर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बार। यहाँ पर फोर्स तो लगेगा लेकिन बहुत कम, ऐसा मतलब हमने एरो बनाया है, ज़्यादा तेज़ी से खींच रहा, कम खींच रहा, थोड़ा कम, बहुत कम। तो ये समझने के लिए था। तो ये सिचुएशन होती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी में। जब न्यूक्लियस के पास कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको निकालने में बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या होता है, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी क्या होगी, जब साइज छोटा होगा तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे बढ़ गया तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बहुत कम हो गया, मतलब पिताजी का जो दबाव था इस पर कम हो गया, कोई आए खट से ये तैयार हो गया बाहर जाने के लिए। यही सिचुएशन होती है इलेक्ट्रॉन में। ये इलेक्ट्रॉन जब कोई ले जाएगा बाहर तो थोड़ी सी एनर्जी नहीं बल्कि बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको तो बहुत खर्चा देना पड़ेगा। जैसे अगर ये होगा, जैसे कहना पड़ेगा यार मैं तेरी बाइक में पेट्रोल भी डला दूंगा, तुझे आप कोल्ड ड्रिंक भी पिला दूंगा, और क्या फ़ोन में रिचार्ज भी करा दूंगा, मोबाइल का मूवी का टिकट भी मैं कटवा दूंगा, पर चलो, लेकिन तब भी ये नहीं तैयार होता। इसको बोलेंगे यार देखो मैं पेट्रोल डला दूंगा, बोलेगा नहीं जाएंगे। बोलेगा मूवी का टिकट दिला दूंगा, बोलेगा नहीं जाएंगे। बोले कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, बोलेगा नहीं जाएंगे। कहेगा यार चल ना, तो कहेगा अच्छा चलते हैं। इसको बोला यार पेट्रोल डला दे तुम्हारी गाड़ी में, चलोगे? तो कहेगा हाँ। इसको बोले तो कहेगा यार कुरकुरे खिला दे, लेकिन चल रहे हैं। मतलब थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ी, समझ गए ना। तो ये चीज़ होती है साइज के केस में। चलिए इसको मिटाते हैं और कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पहले तो हम एग्जाम्पल करते हैं ग्रुप के लिए। ग्रुप में हम कोई भी ग्रुप का ले लेते हैं। लिथियम हमारे लिए ना करो, रब से फरियाद लिखेंगे नहीं। साइज क्या हुआ होगा, इंक्रीज़ किया होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी जब साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो क्या हुई होगी, डिक्रीज हो गई होगी खट से ना। चलिए बात करते पीरियड में। पीरियड में बात कर लेते भाई साहब। पीरियड में हमने क्या बात किया, साइज क्या हुई होगी, घट रही होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी। जैसे लीना बी का नाव ओ फनी। तो ये चीज़ होता है हमारा पीरियड में। तो आपका आज का ये चैप्टर जो था, आज का चैप्टर भी ख़त्म हुआ, पूरे सेशन का सिलेबस भी ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन, जो कि पहले चैप्टर का होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग क्वेश्चन प्रॉब्लम भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्लास 10th के केमिस्ट्री पोर्शन को समाप्त करते हैं। अगर आपको मुझसे बायोलॉजी पढ़नी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको बायो भी पढ़ाऊँगा, बायो का भी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन पहले हम केमिस्ट्री पे ही वर्क करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, आपने वीडियो को देखा भी। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें ताकि और बच्चों की मदद हो पाए।